गुड मॉर्निंग ट्वेल्थ क्लास। आज हम पढ़ेंगे स्ट्रीम ऑफ माइग्रेशन। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको 2 बार ग्राफ क्लियर करूँगी। ठीक है, जिसमें मैं आपको बताऊँगी कि मेल और फीमेल्स जो पुरुष और स्त्री हैं उनका प्रवास कौन से क्षेत्र से, जैसे मैंने आपको 4 स्ट्रीम बताई हैं, गांव से गांव में, गांव से शहर में, शहर से शहर में, वे शहर से गांव में। ठीक है, तो किसकी जनसंख्या ज़्यादा है इसके बारे में आज हम 2 बार ग्राफ से अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो देखिए मैं आपको 2 बार ग्राफ दिखा देती हूँ। एक बार ग्राफ मैं आपको वो दिखाऊंगी जो अंतर्राज्यीय है। ठीक है, अंतर्राज्यीय को इंग्लिश में बोलेंगे इंट्रा स्टेट माइग्रेशन। ठीक है, ये जो फर्स्ट वाला है ये मैं आपको दिखा रही हूँ अंतर्राज्यीय। अंतर्राज्यीय का यहाँ अभिप्राय है इंट्रा स्टेट, और इंट्रा स्टेट का मतलब यहाँ पर है कि स्टेट के अंदर ही, ठीक है, जो एक स्टेट के अंदर ही माइग्रेशन होता है, प्रवास होता है, उसके बारे में। दूसरा पैराग्राफ यहाँ पर रिप्रेजेंट करेगा इंटर स्टेट को। इंटर स्टेट क्या होता है? अंतर्राज्यीय। अंतर्राज्यीय मतलब एक राज्य से दूसरे राज्य में जो माइग्रेशन, जो प्रवास होता है उसके बारे में यहाँ पर। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट हमने देखा ग्रामीण से ग्रामीण में। यहाँ हम जो देखेंगे जो हमारे स्टेट के अंदर ही होता है, तो गांव से गांव में फीमेल्स की, देखिए ये जो डार्क पोर्शन आपको रिप्रेजेंट करता है, डार्क पोर्शन जो है वह फीमेल्स की जनसंख्या को रिप्रेजेंट करता है, और यहाँ पर मैं देखूँ तो ये मेल्स की जनसंख्या को रिप्रेजेंट करता है, और ये कुल जनसंख्या जो है वह 10 लाख में दी गई है। क्लियर हो गया आपको इतना? तो यहाँ से देखिए, यहाँ भी यदि हम देखें तो फीमेल्स ज़्यादा हैं, यहाँ भी फीमेल्स, और यहाँ भी फीमेल्स, और यहाँ भी फीमेल्स ज़्यादा हैं। जो स्टेट के अंदर माइग्रेशन होता है उसमें ज़्यादा किसका माइग्रेशन होता है? फीमेल्स का होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ यदि मैं एक राज्य से दूसरे राज्य में तो देखूँ तो ग्रामीण से ग्रामीण में फीमेल्स ही ज़्यादा हैं, लेकिन ग्रामीण से नगरीय की बात करूं तो वहाँ पर मेल ज़्यादा है। ठीक है, ये जो लाइट वाला पोर्शन है ये मेल को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ यदि नगर से ग्रामीणीय देखूं तो ये इक्वल है, और नगर से नगरीय में मेल फीमेल्स ही ज़्यादा हैं। ठीक है, एक सिचुएशन, एक स्थिति ऐसी है जहाँ पर मेल का माइग्रेशन ज़्यादा है। देखिए ये जो माइग्रेशन है ये ज़्यादातर किस वजह से होता है? इसके कॉजेज़ वैसे बहुत सारे हो सकते हैं, बट फीमेल्स के रिगार्डिंग देखें तो मैक्सिमम जो रीज़न है वो मैरिज हो सकती है उनका। ठीक है, और यदि मेल का मैं देखूं तो जॉब वगैरह, एम्प्लॉयमेंट, काम, ठीक है, ये सारे मेल के रीज़न के माइग्रेशन होते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया आपको इतना? तो देखिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। भारत में 2001 की जनगणना के दौरान पिछले निवास के आधार पर 31.5 करोड़ प्रवासियों में से 9.8 करोड़ ने पिछले 10 वर्षों में अपने निवास का स्थान बदल लिया है। देखिए 2001 की जनगणना के अनुसार देखूं तो 31.5 करोड़ प्रवासियों में से, ठीक है, 9.8 करोड़ ने पिछले 10 वर्षों में अपने निवास का स्थान बदल लिया है। कुल प्रवासियों में से 8.1 करोड़ अंतर्राज्यीय प्रवासी थे। इनमें स्त्रियों की संख्या सर्वाधिक थी, और इनमें से अधिकांश विवाह उपरांत प्रवासी थे। देखिए जो ये प्रवास हुआ है इसमें से ज़्यादातर जो थे वह क्या थे? अंतर्राज्यीय थे। अंतर्राज्यीय मतलब स्टेट के अंदर ही जिनका माइग्रेशन हुआ था, और इसमें जो स्त्रियां हैं वह सर्वाधिक थी। इनमें से अधिकांश जो हैं जिनका मैंने कहा कि फीमेल्स जो हैं, फीमेल्स का जैसे मैंने आपको बार ग्राफ दिखाया, बार ग्राफ में भी आपने देखा कि फीमेल्स की जनसंख्या जो है वह ज़्यादा है, और फीमेल्स का माइग्रेशन का सबसे बड़ा रीज़न क्या है? उनका विवाह होना, उनकी शादी होना। चित्र 2.2 कै और 2.2 ख, ये दोनों ही चित्र मैंने आपको यहाँ दिखा दिए हैं। ठीक है, में अंतर्राज्यीय और अंतर्राज्यीय प्रवास की विभिन्न धाराओं में स्त्री और पुरुष के प्रवासियों के वितरण को दर्शाया गया है। ठीक है, फिर उसके बाद देखते हैं इन दोनों प्रकार के प्रवासों में थोड़ी दूरी के ग्रामीण से ग्रामीण प्रवास की धाराओं में स्त्रियों की संख्या जो है वह सर्वाधिक है। ये भी मैंने आपको दिखाया था कि ग्रामीण, उसमें देखूँ मैं ग्राम से ग्राम में जो थोड़ी दूरी है तो उसमें फीमेल्स की जनसंख्या जो है वह ज़्यादा है एज कंपेयर टू मेल्स। स्पष्ट है कि विवाह
प्रांत स्त्रियां पति के साथ चली जाती हैं। इसके विपरीत आर्थिक कारणों की वजह से अंतर्राज्यीय प्रवास की ग्राम से नगर धारा में पुरुषों की संख्या ज़्यादा है। देखिए आर्थिक कारण कह सकते हैं किससे संबंधित होते हैं? आर्थिक कारण पैसे से संबंधित होते हैं। अंतर्राज्यीय जो एक राज्य से दूसरे राज्य में ग्राम से नगर की तरफ जो प्रवास होता है उसमें पुरुषों की संख्या अधिक होती है। ये भी मैंने आपको यहाँ रिप्रेजेंट करवाया था। ग्रामीण से नगर में, ठीक है, पुरुषों की जनसंख्या जो है वह ज़्यादा है। रीज़न क्या हो सकते हैं? कुछ इकोनॉमिक रीज़न हो सकते हैं। आंतरिक प्रवास की धाराओं के अतिरिक्त भारत में पड़ोसी देशों से अप्रवास और उन देशों की ओर भारत से उत्प्रवास भी हुआ है। अब देखिए कुछ ऐसे पड़ोसी देश हैं, ठीक है, जिनसे हमारे यहाँ पर प्रवास हुआ है। कुल अंतर्राष्ट्रीय प्रवास पड़ोसी देशों से प्रवास, ठीक है। देखिए अफ़गानिस्तान से कितनी संख्या है? 9,194 है। और यहीं मैं बांग्लादेश से देखूं तो देखिए, और बांग्लादेश से आई थिंक सबसे ज़्यादा है, और पाकिस्तान से, ठीक है। मैक्सिमम जो मतलब व्यक्ति हैं जो प्रवास करते हैं वो बांग्लादेश और पाकिस्तान का यहाँ पर हमें दिखा रखा है, ठीक है। ये आपको एक पाई चार्ट भी दिया गया है, पाई चार्ट से भी क्लियर है। यहाँ देखिए जिसका ज़्यादा एरिया है वहाँ से ज़्यादा प्रवास हुआ है। जो ज़्यादा एरिया देखिए यहाँ पर किसका है? बांग्लादेश का है। तो बांग्लादेश का, फिर बेटा पाकिस्तान का, देन आफ्टर यहाँ पर नेपाल, फिर उसके बाद श्रीलंका, फिर म्यांमार, फिर भूटान, और सबसे कम यहाँ पर है अफ़गानिस्तान का। तो देखिए इनमें से 96% लोग पड़ोसी देशों से आए हैं, ठीक है। बांग्लादेश से 30 लाख, पाकिस्तान से 9 लाख, नेपाल से 5, और इनमें तिब्बत, श्रीलंका, बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, ईरान और म्यांमार से आए 1.6 लाख शरणार्थी भी शामिल हैं। शरणार्थी क्या होते हैं? जो अपना देश छोड़कर, ठीक है, किसी अन्य देश में बस जाते हैं या आश्रय मांगते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? शरणार्थी कहा जाता है। भारत से बड़ी संख्या में लोगों का भी उत्प्रवास हुआ है। एक अनुमान के अनुसार भारत डायस्पोरा के लगभग 2 करोड़ लोग जो 110 देशों में बसे हुए हैं। देखिए उत्प्रवास का यहाँ अभिप्राय है अपना देश छोड़कर किसी अन्य देश में वास करना उत्प्रवास कहलाता है, ठीक है। तो यहाँ से यदि हम बात करें तो भारत की डाटा के अनुसार बात करें तो कुल 2 करोड़ लोग जो हैं उन्होंने उत्प्रवास किया है, और वो 110 कंट्रियों में बसे हुए हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए स्पेशल वेरिएशन इन माइग्रेशन। प्रवास में स्थानिक भिन्नता क्या है? जिन राज्यों में रोजगार की संभावनाएं अधिक होती हैं जैसे कि महाराष्ट्र, दिल्ली, गुजरात, हरियाणा इत्यादि, वे राज्य उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों से प्रवासियों को आकर्षित करते हैं। देखिए आपको भी पता है कि जहाँ पर रोज़गार की संभावना ज़्यादा होगी, आपको पता है जो मेल कैंडिडेट हैं, मेल कैंडिडेट किस लिए अपने जगह को, अपने निवास स्थान से माइग्रेट होते हैं, अपने जन्म स्थान को छोड़ते हैं, उसका रीज़न सबसे बड़ा क्या होता है? रोज़गार ही होता है, ठीक है। और जो कुछ राज्य ऐसे हैं जो प्रवासियों को ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं जैसे कि महाराष्ट्र है, दिल्ली, गुजरात, हरियाणा है, ठीक है। और उत्प्रवासी लोग मतलब जो कहाँ से आते हैं इन राज्यों में लोग? देखिए 4 स्टेट मुख्य हैं, और सबसे ज़्यादा जो प्रवासी आकर बसते हैं वो कहाँ आकर बसते हैं? महाराष्ट्र में आकर बसते हैं, ठीक है। कहाँ से लोग आते हैं? उत्तर प्रदेश से, बिहार से, उड़ीसा से, मध्य प्रदेश जैसे राज्यों से आते हैं। 23 लाख अप्रवासियों के साथ महाराष्ट्र देश का प्रथम स्थान है। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि सबसे ज़्यादा जो अप्रवासी आकर यहाँ बसते हैं वो कहाँ से आते हैं? कहाँ आते हैं? महाराष्ट्र में आते हैं। इसके बाद दिल्ली, गुजरात और हरियाणा का स्थान है। दूसरी ओर उत्तर प्रदेश, बिहार राज्य ऐसे हैं जिनमें उत्प्रवासियों की संख्या सर्वाधिक है, ठीक है। उत्तर प्रदेश में 26 लाख है, और यहाँ यदि मैं देखूँ तो बिहार से 17 लाख जो लोग हैं वह प्रवासी हैं। नगरीय समूहों में यदि नगरों की मैं बात करूं तो जहां पर सबसे ज़्यादा प्रवासी आते हैं तो उसमें ग्रेटर मुंबई है। अंतर्राज्यीय प्रवास का भाग ज़्यादा है। यह अंतर मुख्य रूप से राज्य के आकार के कारण है जिसमें ये नगरीय समूह स्थित है। अब देखिए कॉजेज़ ऑफ माइग्रेशन, रीज़न क्या क्या होते हैं, ठीक है।
तो रीज़न हम यहाँ पर देखेंगे। देखिए, लोग अपने जन्म स्थान से भावनात्मक रूप से जुड़े होते हैं, फिर भी लाखों लोग अपनी बेहतरी के लिए अपने जन्म के स्थान और निवास को छोड़ देते हैं। देखिए, लोगों का अपने जन्म स्थान से वो भावनात्मक रूप से, ठीक है, इमोशनल रूप से अटैच होते हैं, ठीक है, लेकिन फिर भी अपने जीवन की अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ के लिए, अपनी लाइफ की अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ के लिए वो अपने निवास स्थान को छोड़ देते हैं। इसके विविध कारण हो सकते हैं, किंतु प्रवास के कारणों का कोई सामान्य नियम बनना जटिल कार्य है, क्योंकि प्रवास की प्रक्रिया व्यक्तिगत निर्णय से ज़्यादा और नियमों से जुड़ी होती है। देखिए, 2 फैक्टर होते हैं जो प्रवास को प्रभावित करते हैं। अब देखिए, यहाँ से ये क्वेश्चन बन गया है आपका, ठीक है, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है बेटा, एंड इट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर यू, ठीक है। पहला क्वेश्चन यहाँ से आपका बनेगा कि कौन से ऐसे 2 कारक हैं जो प्रवास को प्रभावित करते हैं। तो ऐसे कौन से 2 कारक हैं बेटा जो प्रवास को प्रभावित करेंगे? पहला होगा हमारा अपकर्ष कारक और दूसरा होगा हमारा प्रतिकर्ष कारक। देखिए, अपकर्ष का मतलब क्या है? पुल फैक्टर दैट मीन्स जो अपनी तरफ खींचता है। जैसे कि मैंने बताया कि महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा अप्रवासी आते हैं, उसका रीज़न क्या है? पुल फैक्टर है। महाराष्ट्र जो स्टेट है वो अपनी तरफ लोगों को खींच रहा है, ठीक है। पुश फैक्टर क्या है? जैसे उत्तर प्रदेश है, बिहार है, ठीक है, तो वहाँ के जो लोग हैं वो उन चीज़ों को छोड़ रहे हैं। पुश का मतलब होता है धकेलना, ठीक है, वो धकेल कर कहीं किसी और राज्य में जाने लग रहे हैं, तो इसे हम क्या कहेंगे? पुश फैक्टर कहेंगे, ठीक है। अब देख लेते हैं यहाँ से पुल फैक्टर क्या है। जब लोग नगर की सुविधाओं तथा आर्थिक अवसरों से आकर्षित होकर नगर की ओर प्रवास करते हैं तो यह अपकर्ष प्रेरित प्रवास कहलाता है, ठीक है। इसे हम क्या बोलेंगे? अपकर्ष प्रेरित प्रवास बोलेंगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट यहाँ हम बात करेंगे प्रतिकर्ष कारक की, ठीक है। जब लोग शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, मनोरंजन व अन्य सुविधाओं की कमी या गरीबी और भुखमरी के कारण मजबूरी में गांव छोड़कर शहर में जाते हैं तो इसे हम क्या कहते हैं? प्रतिकर्ष फैक्टर कहते हैं। ये दोनों ही फैक्टर इम्पोर्टेंट हैं, ठीक है, और ये आपको लर्न होने चाहिए और आपकी नोटबुक में ये राइट डाउन होनी चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन मैं आपको बता देती हूँ। क्वेश्चन आपको क्या लिखना है अपनी नोटबुक में? ऐसे कौन से कारक हैं जो प्रवास को प्रभावित करते हैं, ठीक है। ऐसे कौन से कारक हैं जो प्रवास को प्रभावित करते हैं? व्हाट आर द कॉजेज ऑफ माइग्रेशन, ठीक है। पुल फैक्टर एंड पुश फैक्टर, इट इज़ द 2 फैक्टर विच अफेक्ट द माइग्रेशन, ठीक है। तो देखिए, उसके बाद नेक्स्ट हम यहाँ देखेंगे प्रवास अनेक कारणों से होता है, जैसे कि आर्थिक है, सामाजिक है, राजनीतिक है, जनसांख्यिकी है। इसका संक्षिप्त वर्णन नीचे दिया गया है। देखिए, वो 2 कारक थे और यहाँ पर मैं रीज़न बता रही हूँ आपको। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर आजीविका, सीमित कृषि भूमि और बढ़ती जनसंख्या के कारण कृषि एवं संबंधित क्षेत्रों में एक निश्चित जनसंख्या को ही रोजगार उपलब्ध हो पाता है। कुटीर उद्योगों की पतली हालत और कृषि में बढ़ने मशीनीकरण के कारण ग्रामीण जनसंख्या के एक बड़े भाग को गाँव में आजीविका नहीं मिल पाती है। गाँव में ये बेरोजगार अधिशेष जनसंख्या के रूप में नगरों में रोजगार की तलाश में प्रवास कर जाते हैं। नगरों में निश्चित तौर पर विविध प्रकार की आर्थिक संभावनाएं होती हैं। 2001 की जनगणना के 38% पुरुषों व 3% स्त्रियों का काम और रोजगार के लिए प्रवास हुआ था। देखिए, यहाँ यदि हम बात करें तो गांव की बात करते हैं बेटा हम यहाँ पर। गांव में देखिए, जो जनसंख्या हमारी दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, उसकी वजह से जो व्यक्ति हैं उनके हिस्सों में कम ज़मीन आती है और कम ज़मीन आने की वजह से अकेले कृषि से उनका काम नहीं चलता है, ठीक है। तो इसलिए जो वो हैं वो शहरों की तरफ प्रवास करते हैं ताकि उन्हें रोजगार के साधन जो हैं वह उपलब्ध हो सके। यहाँ पर यदि हम बात करें तो 2001 की जनगणना के अनुसार मैं बात करूँ तो 38% मेल कैंडिडेट ऐसे थे एंड 3% फीमेल कैंडिडेट ऐसी थी जिनका जो प्रवास है वह रोजगार के लिए हुआ था। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे विवाह।
सामाजिक रीति रिवाज के तहत विवाह के उपरांत लड़कियों को माता पिता का घर छोड़कर ससुराल जाकर रहना पड़ता है। भारत में इसी कारण स्त्रियों के प्रवास की संख्या काफ़ी ऊंची है और जो कितनी है 65% है। ठीक है, तो देखिए आपको भी पता है इस चीज़ का कि विवाह के उपरांत, ठीक है, हमारी जो सामाजिक रीति रिवाज है उसके अनुसार एक फ़ीमेल को अपना माता पिता का घर छोड़कर ससुराल में रहना पड़ता है, जिसकी वजह से यहाँ पर 65% जो फीमेल्स का माइग्रेशन है वह होता है। ठीक है, दूसरा रीज़न हो गया यहाँ पर। अब यहाँ हम तीसरे रीज़न की बात करेंगे, शिक्षा और वर्तिका। योग्यता की वृद्धि हेतु लोग शहरों में विभिन्न प्रकार की उच्च तथा तकनीकी शिक्षा प्राप्त करने हेतु शहरों में प्रवास करते हैं। अपनी वर्तिका को बेहतर बनाने के लिए भी सुशिक्षित निपुण व्यक्ति, कलाकार, वैज्ञानिक अथवा किसी भी क्षेत्र में योग्य व्यक्ति शहरों में उन्नति के अवसर तलाशते हैं। देखिए, शिक्षिका और वर्तिका एक अच्छे करियर के लिए, अच्छी एजुकेशन के लिए, उच्च शिक्षा की प्राप्ति के लिए लोग कहाँ जाकर निवास करते हैं? शहरों में निवास करते हैं। ठीक है, तो थर्ड रीज़न हो गया। अब उसके बाद फोर्थ रीज़न देखते हैं, राजनीतिक अस्थिरता एवं गड़बड़ी, जातीय दंगे, देश विभाजन, वर्ग संघर्ष से परेशान होकर लोग सुरक्षित स्थानों की ओर प्रवास करते हैं। अनेक बार प्राकृतिक प्रकोप जनसंख्या को प्रवास करने पर मजबूर कर देते हैं, जैसे कि बाढ़ है, सूखा है, चक्रवातीय तूफान है, भूकंप है या सुनामी है। देखिए, जो सामाजिक असुरक्षा और प्रकोप की यदि हम बात करें तो राजनीतिक अस्थिरता, गड़बड़ी जो होती है, जाति के आधार पर जो दंगे होते हैं, देश विभाजन, ये बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं जिसकी वजह से लोग सुरक्षित स्थानों पर ज़्यादा पसंद करते हैं। दूसरा, यहाँ पर कुछ प्राकृतिक प्रकोप हो सकते हैं, जैसे नेचुरल डिज़ास्टर्स वगैरह हैं, तो वो यहाँ पर आती हैं, जिसकी वजह से लोग अपने प्रवास करने के लिए मजबूर हो जाते हैं। नेचुरल डिजास्टर, जो प्राकृतिक आपदाएं हैं वो जैसे कि बाढ़ आ गई, सूखा पड़ गया, ठीक है, चक्रवातीय तूफान, साइक्लोन्स वगैरह, भूकंप वगैरह, अर्थक्वेक, सुनामी वगैरह आती हैं। इसकी वजह से लोग अपनी जगह को छोड़ देते हैं। पुरुषों और स्त्रियों के प्रवास के अलग अलग कारण। चलिए अब देखिए, अब मैंने आपको यहाँ पर दो क्वेश्चन करवा दिए हैं। एक क्वेश्चन ये कि कौन कौन से ऐसे दो कारक हैं, एक एक दो नंबर में भी आपसे पूछा जा सकता है। अपकर्ष क्या है और प्रतिकर्ष क्या है, तो ये दोनों आपको करने हैं। फिर उसके बाद माइग्रेशन के एग्जैक्टली रीज़न क्या है, कॉजेज़ क्या हैं, तो वो कॉजेज़ क्या हैं वो मैंने आपको यहाँ पे बता दिए हैं। वो कॉजेज़ क्या हो सकते हैं, आजीविका हो सकती है, विवाह हो सकता है, शिक्षा और वृत्तिका हो सकती है, सामाजिक असुरक्षा एवं प्रकोप हो सकता है। ये चार कॉजेज़ मैंने यहाँ से आपसे क्लियर करवा दिए हैं। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ यदि मैं प्रवास की बात करूं, जो दूसरे देशों से आकर हमारे देश में बसे हुए हैं, तो एक नंबर में आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो एक क्वेश्चन ये हो गया कि कौन सा ऐसा देश है, तो बांग्लादेश ऐसा देश है जहां से मैक्सिमम प्रवासी आए हैं। ठीक है, फिर उसके बाद यदि एक क्वेश्चन ये हो सकता है आपसे कि ग्रामीण से नगरीय स्थिति में यदि मैं अंतर्राज्यीय दिशा की बात करूं, वहाँ पर प्रवास किसका ज़्यादा है, तो वहाँ पर मेल का ज़्यादा है। ठीक है, और अंतर्राज्यीय की बात करूं तो ग्रामीण से ग्रामीण में सबसे ज़्यादा डोमिनेंट कौन है, फीमेल्स हैं। ठीक है, प्रवास की कितनी धाराएँ होती हैं, 4 धाराएँ होती हैं, ग्रामीण से ग्रामीण, ग्रामीण से नगरीय, नगरीय से नगरीय, नगरीय से ग्रामीण। ठीक है, क्लियर हो गया आपको इतना। ये मैंने आपको कुछ पाई चार्ट्स वगैरह, बार ग्राफ क्लियर करवा दिए हैं। और ये एक क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि प्रवासियों की जो सबसे ज़्यादा जनसंख्या है वो कौन से राज्य में है, महाराष्ट्र में है। ठीक है, उसके बाद सेकंड पे दिल्ली, थर्ड पे गुजरात एंड फोर्थ पे हरियाणा है। फिर उसके बाद यदि कौन से ऐसे राज्य हैं जहाँ से मतलब अप्रवासियों की संख्या ज़्यादा है, महाराष्ट्र में, और प्रवासियों की संख्या की यदि मैं बात करूँ तो वो कहाँ पर है, उत्तर प्रदेश में, फिर बिहार, फिर उड़ीसा और फिर मध्य प्रदेश में है। ठीक है, देखिए महाराष्ट्र में जाके इन्होंने निवास किया है, इसलिए इन्हें क्या बोला गया है, अप्रवासी बोला गया है। और जब यहाँ उत्तर प्रदेश से ये लोग जाते हैं तो वहाँ पर ये क्या कहलाएंगे, प्रवासी कहलाएंगे। ठीक है, तो दो क्वेश्चन यहाँ से हो गए।
और यदि मैं नगरों की बात करूं तो नगरों में सबसे ज़्यादा जो अप्रवासियों की संख्या है वो कहाँ है, ग्रेटर मुंबई में है। ठीक है, ये भी आपको एक क्वेश्चन यहाँ से हो गया और ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। देखिए ये इंटरनल क्वेश्चन है, आप साथ साथ करेंगे तो आपके ऊपर वर्कलोड नहीं आएगा और कंप्लीट भी हो जाएंगे। तो आपको ये छोटे क्वेश्चन भी लिखने हैं और 2 ये बड़े क्वेश्चन हैं, ये भी आपको राइट डाउन करने हैं। ठीक है, मैंने आपको अच्छे से क्लियर कर दी है एक एक लाइन। और आपकी नोटबुक में इनकी जो परसेंटेज वगैरह है, जैसे कि मैंने यहाँ पे 38% मेल्स के लिए और 3% फीमेल्स के लिए बताया रोजगार से संबंधित, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। और 65% जो विवाह के दौरान है। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपके लिए इम्पोर्टेंट है और आपकी नोटबुक में लिखी हुई होनी चाहिए। क्लियर हो गया इतना?